वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो हिस्ट्री में आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पीडीएफ है जो नियॉन क्लासेस की बुक है जीएस वाली गॉडफादर, उससे मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं। तो ये बुक आपको अगर परचेज करनी है तो आप बुक भी परचेज कर सकते हैं। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1500 से 500 ईसा पूर्व। ये पूछा भी गया है 2021 में। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद उत्तर पश्चिम भारत से इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोगों का आगमन हुआ। जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया उसके बाद में जो उत्तर पश्चिमी भारत है यानी कि यहाँ से है जो इंडो आर्यन भाषा बोलते थे वो लोगों का आगमन कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ। ये इंडो गंगा के मैदानों के आसपास बस गए। ऐसा माना जाता है कि ये यूरोशियन क्षेत्र से आए और आर्य जनजातियों की सबसे पुरानी बस्तियां सप्त सिंधु में थी। कहाँ पे थी? सप्त सिंधु में थी। ये पूछा भी गया है। तो आर्य जनजातियों की सबसे पुरानी बस्तियां सप्त सिंधु में थी। आर्यों का व्यवसाय है जो ज़्यादातर पशुपालन और कृषि था। क्या था? पशुपालन था और कृषि था। आर्य भारत में पहले आक्रमणकारी थे। भारत में सबसे पहले आक्रमणकारी आर्य थे जो पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि ये घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे थे, रथों का उपयोग कर रहे थे। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। इम्पोर्टेंट है। तो भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? तो सरस्वती नदी के किनारे। वैदिक काल के दौरान कुछ शिल्प कौशल का अभ्यास किया जाता था, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, आभूषण हो गए, बढ़ईगिरी हो गई, चमड़े का काम हो गया, कांच का निर्माण, ये सब किया जाता था। आर्यों की उत्पत्ति के बारे में है। किसने क्या कहा कि आर्य कहाँ से आए थे? तो मैक्स मूलर था। इसने बोला कि आर्य है जो मध्य एशिया से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत का बताया। महापौर ने पामीर का पठार बताया। हर्जफीड ने तुर्कमेनिस्तान का बताया। लोकमान्य तिलक ने आर्कटिक सर्कल का बताया। अगस्त ने है जो दक्षिण भारत का बताया। तो मैक्स मूलर ने दक्षिण मध्य एशिया से बताया। स्वामी विवेकानंद तिब्बत से, महापौर ने पामीर पठार से, हर्जफीड ने तुर्कमेनिस्तान से, लोकमान्य तिलक ने आर्कटिक सर्कल का बताया, अगस्त ने दक्षिण भारत का बताया। पूछा गया है तो इसे याद रखिएगा। फर्स्ट है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य है जो कितने प्रकार के होते हैं? तो वैदिक साहित्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रुति। श्रुति क्या होता है? वे हिंदू धर्म के केंद्र हैं जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद शामिल होते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ होता है जो सुना जाता है। तो श्रुति का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जिसे सुना जाता है। 4 वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सबसे पहला साहित्यिक रिकॉर्ड माना जाता है। मनुस्मृति कानून के विषय से संबंधित था। जो मनुस्मृति है वो किससे रिलेटेड था? कानून के विषय से रिलेटेड था। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन था? तो शुल्ब सूत्र था। यह है जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, शुल्ब सूत्र। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद सेकंड पे आ जाएगा स्मृति। पहला क्या था? श्रुति था। सेकंड क्या हो जाएगा? स्मृति हो जाएगा। इसमें सभी लिखित और याद किए गए ग्रंथ शामिल हैं, जैसे इसमें वेदांग है, पुराण है, आदि हैं। तो इसमें है जो लिखित और याद किए हुए वाले हैं और उसमें वेद दिए गए हुए हैं। वेदत्रयी में 3 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। अथर्ववेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया गया है। वेद का श्रेष्ठ ज्ञान का प्रतीक होते हैं। किसका प्रतीक होते हैं? श्रेष्ठ ज्ञान के प्रतीक होते हैं। वेद कौन कौन से हैं? तो वेद कितने हैं? 4 हैं। एक ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद है। इससे प्रथम धार्मिक ग्रंथ भी कहा जाता है। यह प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। इस ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1088 सूक्त हैं। भगवान की स्तुति में गाए जाते हैं। 10 मंडल है ऋग्वेद में। 10 मंडल या फिर ग्रंथ होते हैं। अयस का अर्थ होता है धातु। अयस का अर्थ पूछा गया 2022 में। अयस का अर्थ होता है धातु। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद हो जाएगा। तीसरा मंडल है, ये भी है जो ऋग्वेद में ही होगा क्योंकि 10 मंडल है। तीसरे मंडल में क्या है? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में सोम रस को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। श्रम के व्यवसायिक विभाजन के अनुसार कुल 4 वर्ण थे। इसमें कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और किसके विभाजन के? व्यवसायिक विभाजन के आधार पर।
जो ब्रह्मा से पैदा हुए थे। मुख से है जो ब्राह्मण पैदा हुए, शस्त्र से क्षत्रिय हुए, जांघों से है जो वैश्य हुए, पैर से शूद्र प्राप्त हुए। वेदों के अनुसार जीवन के 4 लक्ष्य हैं, कर्म, धर्म, अर्थ और मोक्ष। ये भी पूछा गया है। तो वेदों के अनुसार जीवन के कौन 4 लक्ष्य है? कर्म है, धर्म है, अर्थ है, मोक्ष है। 19 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया। कर्म, धर्म, मोक्ष और अर्थ। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन से? इंद्र थे। इसके बाद में सामवेद। सामवेद में है मंत्रों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य रूपों के लिए बहुत ही प्रभावित करता है सामवेद। सभी वेदों में सबसे छोटा है। सभी वेदों में सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। इसमें संगीत और नृत्य मिलता है और इसमें है जो मंत्रों की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में है यजुर्वेद। यजुर्वेद को कहते हैं पूजा ज्ञान की पुस्तक। इसमें यज्ञ, बलि के दौरान किए जाने वाले विभिन्न विवरण और अनुष्ठान मिलते हैं। फिर धनुर्वेद है जो यजुर्वेद का उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद। कला और युद्ध से संबंधित है और एक संस्कृत ग्रंथ है। तो धनुर्वेद है जो कला और युद्ध से संबंधित है और संस्कृत ग्रंथ है और यजुर्वेद का ये उपवेद है। फिर है अथर्ववेद। यह मंत्र ग्रंथ है। इसमें कर्म कांडों का विवरण है। इसमें जैसे जादू मंत्र होते हैं, इनका उपयोग और उपचार के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें काला जादू करने के लिए जाना जाता है अथर्ववेद को। इसमें आयु को लंबा करने के लिए, संस्कार और रोग को दूर करने के लिए उपाय भी दिए गए हैं। उन्हें समझाने के लिए वेदों के पास अतिरिक्त पुस्तकें थी। कौन कौन सी पुस्तकें थी? तो ब्राह्मण थी। ब्राह्मण मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ होते थे। आरण्यक, जिसे वन पुस्तकें भी कहा जाता था, नैतिक विज्ञान और दर्शन केंद्र पर केंद्रित थी। वैदिक भजनों और मंत्रों के संग्रह को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। और वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहते हैं? संहिता के रूप में जाना जाता है। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास में श्रद्धापूर्वक बैठे हुए। वेदांत, वेदों का अंत भी कहा जाता है उपनिषद को। गुरु द्वारा शिष्य को दिए गए ज्ञान में आध्यात्मिक शिक्षा होती है और हिंदू दर्शन की ये स्रोत होते हैं, उपनिषद होते हैं। जो प्रमुख उपनिषद हैं, छंदोग्य उपनिषद। तो छंदोग्य उपनिषद में है भगवान कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। तो इम्पोर्टेंट है भगवान कृष्ण का पहला उपनिषद। अब पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। बृहदारण्य उपनिषद में आत्मान व स्वयं का उल्लेख मिलता है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते शामिल है। फिर एक कथा उपनिषद। कथा उपनिषद में नचिकेता और यम की मृत्यु और जन्म के बारे में बातचीत है। वेदों के निरुत्तर अंग विस्तार और जटिल शब्दों के लिए जाने जाते हैं। वेदांग क्या होते हैं? वेदों की उचित समझ के लिए विकसित किए गए थे। वेदांग हैं जो 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ति, कल्प, छंद और ज्योतिषी। तो ये 6 हैं जो वेदांग हैं। शिक्षा ध्वनि शास्त्र था। व्याकरण निरुक्ति व्युत्पत्ति शास्त्र था। कल्प धार्मिक आचरण शास्त्र था। छंद माप सिद्धांत था। ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड था। व्यक्ति का जीवन 4 आश्रमों में विभाजित था। उपनिषद के अनुसार 4 भागों में था। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक था। गृहस्थ 25 से 50 था। वानप्रस्थ है 50 से 75 वर्ष था। संन्यास है 75 से 100 वर्ष तक था। गोपति वैदिक युग में मवेशियों के भगवान थे। गोपति हैं जो गोपति क्या थे? वैदिक युग में मवेशियों के भगवान थे। फिर वैदिक युग में नदियाँ थी। सिंधु को सिंध है। वितस्ता है, झेलम है। अस्कनी को चिनाब को अस्कनी कहते थे। पर्शनवी रावी को पर्शनवी कहते थे। व्यास को विपाशा कहते थे। सतलज को सतुद्री, गोमती को गोमल। तो सिंधु को क्या कहते थे? सिंधु। झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्कनी, रावी को पर्शनवी, व्यास को विपाशा, सतलज को सतुद्री, गोमती को गोमल कहते थे। ये बहुत बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। सरस्वती है जो घग्गर को है जो सरस्वती कहते थे। वास्तु कहते थे। तुंगभद्रा को पंपा कहते थे। फिर दार्शनिक विद्यालय है। तो विचार के 6 रूढ़िवादी विद्यालय हैं। कितने? 6 रूढ़िवादी विद्यालय हैं। पहला है सांख्य दर्शन। इसके संस्थापक कौन थे? सांख्य के कपिल ऋषि इसके संस्थापक थे। सब कुछ वास्तविकता है जो पुरुष ब्रह्मा से
उपजा है। दूसरा दर्शन है योग। योग के थे पतंजलि शरीर मन और अंगों पर नियंत्रण मोक्ष की ओर ले जाता था, ये इसकी शिक्षा है। न्याय से संबंधित थे गौतम। वास्तविकता तार्किकता से संबंधित था ये। वशिष्ठ हैं जो कन्नड़ थे। पूर्व मीमांसा से जामिनी संबंधित थे। उत्तर मीमांसा से बदनारायण संबंधित थे। इनकी शिक्षा थी केवल सत्य ही ब्रह्मा है। इन जामिनी की वेद शास्त्र सभी ज्ञान समाहित करते हैं। फिर विवाह के प्रकार। विवाह में थे ब्रह्म विवाह, एक ही वर्ण में विवाह होता था। गंधर्व या प्रेम विवाह था। वैदिक युग में अवैध विवाह भी इसे माना जाता था। देव विवाह है, पिता ने दक्षिणा के रूप में अपनी बेटी को पुजारी को दान कर दिया होता था। अर्श विवाह होता था, वधु मूल्य स्वीकार कर एक व्यक्ति को कन्यादान देना। प्रजापति विवाह बिना दहेज के विवाह होता था। असुर विवाह खरीदी हुई दुल्हन के साथ विवाह होता था। राक्षस अपहरण द्वारा विवाह होता था। पैशाच है जो कन्या को बहला फुसलाकर बलात्कार करके उससे विवाह करना। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पाद थे। वैदिक लोगों के महत्वपूर्ण देवता अग्नि, इंद्र और सोम थे। वैदिक युग के दौरान एकत्र कर कौन था? बलि था। इसके लिए 1/6 कृषि या फिर मवेशी शामिल थे। उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत था। सबसे पुराना उपनिषद छंदोग्य उपनिषद था। फिर है वैदिक साहित्य। वेद वे धार्मिक ग्रंथ है जिनकी रचना प्राचीन काल में वैदिक काल में हुई थी। शतपथ ब्राह्मण वैदिक ग्रंथों में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख मिलता है। तो पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कामसूत्र मूल रूप से 3वीं शताब्दी में भारतीय ऋषि वत्सायन द्वारा संकलित किया गया था। वैदिक साहित्य के प्रकार हैं श्रुति साहित्य, स्मृति साहित्य। और ऋग्वेद में निम्नलिखित संस्थानों का उल्लेख मिलता है। सभा क्या थी? सामान्य लोग होते थे। समिति होती थी, उच्च प्रोफाइल के ग्रामीण जनजाति के प्रमुख चुनाव में शामिल होते थे। विद्वत क्या था? विद्वत सभी प्रकार के सामान्य लोग होते थे। नाट्य शास्त्र, नाट्य कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास जी थे। फिर यहाँ पे सिंधु सभ्यता है, वैदिक संस्कृति में अंतर है। सिंधु सभ्यता है जो शहरी थी और वैदिक ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता मार्च सत्तात्मक थी, वैदिक पितृसत्तात्मक थी। सिंधु में प्रतीक पूजक मिलते हैं, वैदिक में प्रकृति पूजक होते हैं। कांस्ययुगीन थी सिंधु सभ्यता, वैदिक वाली लौह प्रधान थी। प्रणालीगत थी ये, प्रणालीगत ये भी थी, प्रणालीगत ये भी थी, ये भी थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है कुछ। कामरूप असम राज्य के नाम से जाना जाता है। महाभारत की प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता था। मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली उत्तर भारत की प्रमुख मंदिर निर्माण की शैली। जो उत्तर भारत में प्रमुख मंदिर बनाए जाते हैं किस शैली में? तो नागर शैली में बनाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुरालेख का अर्थ होता है शिलालेख का अध्ययन। इस अवधि के दौरान खेती की जाने वाली फसलें कौन थी? चावल, जौ, दाल और तिल थी। महाजनपद कौन कौन से? तो अंग थी। अंग की राजधानी चंपा थी। स्थान कहाँ पे? मुंगेर और भागलपुर चंपा नदी के किनारे। व्यापारी मार्गों का महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था। व्यापारी यहाँ से स्वर्ण भूमि यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया जाते थे। तो अंग की राजधानी जरूर याद रखिएगा, चंपा है। इसके बाद में है मगध। मगध की राजधानी गिरिव्रज और राजगृह थी, पूछा भी गया है। गया और पटना में ही पड़ता है। मगध और जैन धर्म का केंद्र बन गया था। यह पहला राज्य था जिसने युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध, ये पूछा भी गया है। प्रथम बौद्ध संगति भी राजगृह में हुई थी। फिर है काशी। काशी क्या है? महाजनपद है। इसकी राजधानी बनारस थी। वाराणसी में स्थित है। कौशल ने काशी पर अधिकार कर लिया था। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में। इस समय वत्स को वंश के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के तट पर स्थित है। महाजनपद ने शासन के राजतंत्र की स्वरूप का अनुसरण किया है। राजधानी वत्स की क्या थी? कौशाम्बी थी। आर्थिक गतिविधियों के लिए केंद्रीय शहर था। 6वीं शताब्दी में व्यापार और व्यवसाय के लिए फला फूला। बुद्ध के उदय के बाद शासक उदयन ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बना दिया था। तो बुद्ध के उदय के बाद में है जो उदयन ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बना दिया था, ये भी याद रखिएगा।
फिर है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, उत्तरी। और उत्तरी वाली पूछता है कौशल की राजधानी तो श्रावस्ती, दक्षिणी वाली कुशावती पूछता है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, अभी एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा भी गया। तो कौशल की उत्तरी राजधानी श्रावस्ती, दक्षिणी कुशावती हो जाएगी। आधुनिक नाम कौशल का अवध है। फिर है पूर्वी उत्तर प्रदेश। इस क्षेत्र में रामायण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण शहर अयोध्या भी शामिल था। सूरसेन है जो मथुरा में है, राजधानी पंचाल थी। अहिचत्र और काम्पेल्य यहाँ पे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जो यहीं पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ये क्षेत्र आता था। बाद में शासन की प्रकृति राजतंत्र से गणतंत्र में स्थापित हो गई थी। कुरु है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मेरठ और दक्षिणी पूर्व हरियाणा में आता है ये। कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र स्पष्ट रूप से है कुरु महाजनपद का स्थल था ये। मत्स्य है, मत्स्य राजधानी इसकी विराटनगर थी, जयपुर में पड़ता है ये। राजस्थान के वर्तमान जयपुर, अलवर और भारतपुर क्षेत्र के आसपास का स्थित है। संस्थापक इसके विराट थे, उन्हीं के नाम पर राजधानी विराटनगर हो गई। चेदी, चेदी की राजधानी सोथीवती थी, बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है चेदी है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। चेदी का राजा खारवेल चेदी वंश का सबसे महान शासक था। तो खारवाल थे राजा और ये चेदी वंश के सबसे महान शासक थे और उन्होंने कलिंग पर शासन भी किया था। सोथीवती या फिर सोथीवती नगर या सुक्तिमती चेदी की राजधानी थी। तो तीनों यहाँ नाम याद रखिएगा, चेदी की राजधानियाँ थी। फिर है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी, मालवा और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है। बौद्ध धर्म के उदय के संबंध में अवंती का महत्वपूर्ण स्थान है। अवंती की राजधानी उज्जैन उत्तरी भाग है और महिष्मती दक्षिणी भाग है। अवंती की राजधानी अगर उज्जैन है जो उत्तरी वाली है और दक्षिणी महिष्मती में हो जाएगी। उदयन के ससुर कौन से वत्स के राजा थे। फिर है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला है, रावलपिंडी में आता है। वर्त स्थान है पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान कश्मीर घाटी में आता है। गांधार का उल्लेख है जो कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। महत्वपूर्ण राजा कौन थे इसके, तो पुष्कर सरीन थे। गांधार को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरार्ध के फारसियों ने जीत लिया था। कंबोज की राजधानी पुंछ या फिर राजापुर है। राजौरी और हाजरा कश्मीर में है, पाकिस्तान में पड़ता है। असमक या साका पोटली पोदाना राजधानी थी, गोदावरी के तट पर स्थित है यह। वज्जी की राजधानी वैशाली बिहार में पड़ता है। तिरहुत के विभाजन में गंगा के उत्तर में वज्जियों का राज्य था। इसमें 8 वंश शामिल थे वज्जी में, जब सबसे शक्तिशाली लिच्छवी थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। विध्वंस की राजधानी मिथिला थी। जनतांत्रिक ये कंडपुरा में स्थित थे और गार्गी मैत्रेय कपिला का घर मिथिला था। गार्गी मैत्रेय और काम्पिल का घर कहाँ था, मिथिला में था। फिर है मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, देवरिया और यूपी में पड़ता है। बौद्ध और जैन धर्मों के महाभारत में मिलता है। मल्ल एक गणतंत्र था। कैसा था, गणतंत्र था। कुछ प्रसिद्ध तथ्य हैं। काशी है, सूती कपड़ा और घोड़ा के लिए प्रसिद्ध था। महाजनपद के राजाओं ने किलों का निर्माण किया क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे। प्राचीन भारत में श्रेणियां मर्चेंट से जुड़ी हुई थी। किससे, मर्चेंट से जुड़ी थी। तो ये वाली आज की क्लास थी वैदिक सभ्यता से रिलेटेड, जिसमें महाजनपद और वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन थे और आए हुए एग्जाम में भी क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट क्लास होगी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड।